अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। वेलकम टू न्यू वीलॉग। एक तो पिछले कुछ एक दो दिन में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि खान साहब किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं और मुज़ाकरात की राह हमवार हो चुकी है। और आज असद कैसर ने भी ये बयान दिया है कि अली मीन गंडापुर से हुकूमत ने रब्ता कर लिया है, और ये बयान देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया असद कैसर ने कि हुकूमत इसके ऊपर अब संजीदा हो सही। लेकिन मैं पहले भी बड़ा क्लियर था और अभी भी बड़ा क्लियर हूँ कि ये हुकूमत बग़ैर ताकत के इस्तेमाल के सिर्फ मुज़ाकरात की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय नहीं करेगी, इमरान खान को रिहा नहीं करेगी। क्योंकि पिछले 2 ढाई 3 साल से इस हुकूमत के मुंह को खून लग चुका है और ताकत का बेढंगा गैर कानूनी इस्तेमाल, गैर अखलाकी इस्तेमाल इनका वतीरा बन चुका है। एंड एवरी टाइम देयर इज़ अ कॉल फॉर प्रोटेस्ट, एवरी टाइम देयर इज़ अ कॉल फॉर अ रैली, एवरी टाइम देयर इज़ अ कॉल टू एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ये रियासती ताकत का बेढंगा इस्तेमाल करते हुए उस पर क्रैकडाउन करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उसको दबाते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, जेलें भरते हैं, घरों में घुसते हैं, फैमिलीज़ को हरासा करते हैं। और उसके नतीजे में जब वो प्रोटेस्ट ठंडा पड़ता है या दब जाता है तो ये कहते हैं कि दी मोटिव इज़ अचीव्ड, दी गोल इज़ अचीव्ड। और जो उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई साख ही नहीं है। ये तो बेचारे हैं ही पपेट्स, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, पुतले हैं, ये तो सबको पता है। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उससे बेपरवाह हो चुकी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट को जो नुकसान पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन, इदारे को जो पहुंचता है, मुल्क को जो पहुंचता है, इस्टेब्लिशमेंट उससे बेपरवाह है। तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज वॉइस ऑफ डाइसेंट को दबा दिया गया है तो इट इज़ गुड। क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन डज नॉट रियली मैटर। ये इस्टेब्लिशमेंट भी इस सोच में ढल चुकी हुई है। और अभी की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी इसी चीज़ को डिपिक्ट करती हैं, क्योंकि ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपका रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन होगा अगर वो 24 नवंबर को निकलते हैं एहतजाज करने के लिए। ये फैसला कर लिया गया कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी जाएगी। ये फैसला कर लिया गया कि 22 नवंबर से फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी इंटरनेट के ऊपर, जिसके नतीजे में इंटरनेट स्लो हो जाएगा और सोशल मीडिया ऐप्स पर ऑडियोज वीडियोज अपलोड नहीं हो सकेंगी। ये फैसला कर लिया गया कि जी हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को इस्लामाबाद में एहतजाज करने से रोकना। और मोहसिन नकवी की प्रेस टॉक भी है, उसका हवाला भी मैं थोड़ी देर में देता हूं। लेकिन पहले इंटरनेट के हवाले से मैं इतना बता दूं कि चेयरमैन पीटीए का भी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने, और पीटीए के जो चेयरमैन है वो मैंने देखा इतनी लंबी इस्लामी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है बगैर मूछों के, और माथे पर एक मेहराब भी है। लेकिन स्टेटमेंट उनका यह है कि खित्ते में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है, यानी कि अभी बहुत मजीद बंदिशें और पाबंदियां लगाने की पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से गुंजाइश मौजूद है। तो इस तरह की अपीयरेंस वाले लोग इस तरह के कामों में अक्सर मैंने बड़े आगे आगे देखे। अब मोहसिन नकवी की अगर आप बात करें तो मोहसिन नकवी कहते हैं जी कि अमन व अमान को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा, तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। इस्लामाबाद आकर एहतजाज का क्या मकसद है, ये वजीर दाखिला आपसे पूछ रहे हैं, भाई क्या मकसद है, क्या मकसद है, इस्लामाबाद आके क्यों एहतजाज करना है? जहां है वही करें एहतजाज, इस्लामाबाद आकर एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। सो दी स्टेटमेंट issued by the Minister for Interior, Mohsin Naqvi, is in the eyes of the government more important than the right of freedom of assembly and the right to protest guaranteed in the Constitution of Pakistan। यानी कि आइन ये कह रहा है कि आप एक शहरी जो है वो कहीं पर भी आकर एहतजाज कर सकता है, और वो शहरी जब हुकूमत से नाखुश होंगे वो अपने घरों में कमोड पे बैठ के एहतजाज करेंगे। वो कोई पार्लियामेंट के बाहर ही आएंगे ना, वो मिसाल के तौर पे कैपिटल में ही आएंगे ना, वो डी चौक में ही आके एहतजाज करेंगे ना। आप एहतजाज ऐसे करते हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, घरों के अंदर बाथरूम्स में बैठ के एहतजाज करते हैं।
आपने एहतजाज करना होगा तो आप भी ऐसे ही एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसी करते रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐसी करते रहे, नून लीग वाले भी ऐसी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कंटेनर लगाकर वक्त के चीफ जस्टिस को ललकारते रहे। तो ये मोहसिन नकवी किस तरह कह रहे हैं कि घरों में जहां पर हैं वहीं पर एहतजाज करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने का क्या मकसद है? उसके बाद वो कहते हैं एनओसी के बगैर जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। अब एनओसी क्या होता है? एनओसी उस जगह, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डीसी वगैरह लेवल के बंदे हैं, उन्होंने एनओसी इशू करना होता है। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप जलसा जुलूस निकाल सकें, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज, ठीक है? तो उसको आप तबाह कर रहे हैं, दबा रहे हैं एक डीसी के ऑर्डर से कि जी एनओसी वो देगा तो फिर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करें। ये सत्यानाश मुल्क का, रियासत का, उसके सतून बिठाने का, भट्टे बिठाने का फुल मुकम्मल एहतमाम है। फिर वो कहते हैं जी अच्छा अब डील की बात हुई, और इसमें मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि जब सवाल ये हुआ मोहसिन नकवी से इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से, तो उसने बोला मोहसिन नकवी ने कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ये नहीं हो सकता कि धमकियां दें और फिर बातचीत करें, ठीक है? कि पहले तो उन्होंने क्लियर कर दिया मोहसिन नकवी ने कि जी कोई मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं हो रहे और धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ये जो हमें एहतजाज की कॉल 24 नवंबर की डू और डाई की ये बात कर रहे हैं, वो धमकी है हुकूमत की नज़र में, तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे। और ये नहीं हो सकता कि धमकियां दें और फिर बातचीत करें। तो जब मोहसिन नकवी ये कह रहा है तो उस टाइम पे आईजी इस्लामाबाद उसके लेफ्ट साइड पे खड़ा था, और मैंने आईजी इस्लामाबाद में वो टीवी पर मैं देख रहा था, तो वो अपनी मुंडी हिला रहा है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। ओ भाई तू ब्यूरोक्रेट, मतलब कि कानून नाफिज करने वाला एक नौकर है सरकार का, सरकार का नौकर है तू, और नौकरी सही नौकर बन के तू कर रहा है। तू पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर क्या मुंडी हिला रहा है? तू चुप करके खड़ा रहे यार, वहां पे खड़ा रहे चुप करके। मतलब कि इतनी वफादारी तूने दिखानी है अपने मालिकों के साथ के उसने कहा है कि जी धमकी देंगे तो फिर हम बातचीत नहीं करेंगे। इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीइंग इशूड बाय अ पॉलिटिशियन हु इज द मिनिस्टर फॉर इंटीरियर राइट नाउ। तो आईजी इस्लामाबाद का क्या काम है कि उसके ऊपर यूं मुंडी लाए? तुझे जितना काम भाई दे रहे हैं अपना कर, ये मुंडियां एमी इधर उधर की क्या तू हिलाता फिर अपनी। उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर वो मोहसिन नकवी ने कहा है कि डेडलाइन तब होती है, जब डेडलाइन का सवाल है तो उसने कहा डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात होते हैं। अभी कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। अगर मुज़ाकरात इनकी ख्वाहिश है तो बताएं। अगर ये कहेंगे कि धरने देंगे तो किसी सूरत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। और उसके बाद एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है, ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं। मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, मेरे पास रिहा करने की पावर नहीं है। जो डी चौक पर आएगा वो गिरफ्तार होगा। मतलब कि ये भी देखें ना एक स्टेटमेंट, अनइक्विवोकल स्टेटमेंट के अनकंडीशनली जो डी चौक पे आएगा वो गिरफ्तार होगा। हाउ कैन एन इंटीरियर मिनिस्टर इशू दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट? भाई किसी के बाप का राज है, बदमाशी का राज है तो सही, वैसे बाप का राज भी है और बदमाशी का राज भी है, और इसी तरह वाकई कोई भी आएगा तो गिरफ्तार होगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि आइन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, गुंजाइश नहीं। अच्छा, फिर जो हवाला हजूर वाला ने दिया है अदालतों का, ये बहुत बड़ा ढकोसला है जो ये हुकूमत इस्तेमाल करी। अच्छा जी देखिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों के पास जाएं, फैसले लें, हमारे पास तो रिहा करने की। भाई अदालत जब रिहा करती है ज़मानत पर, आप दूसरे मुकदमे में जो झूठी एफआईआर हैं आपने 54 के करीब दर्ज की हुई हैं, और पूरा वो मतलब कि जंबील रखी हुई, अंबार लगाया हुआ है मुकदमात का, उसमें से पटारी में से एक मुकदमा आप निकाल लेते हैं जब पिछले मुकदमे में ज़मानत हो जाती है। तो अदालत जब ज़मानत देती है आप नए मुकदमे में गिरफ्तारी डालते हैं। और फिर अदालत का ज़मानत देने की जो ताकत है वो भी कोई हमें बिल्कुल क्लियर कट नहीं नज़र आती है कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अदालतें फ्री हैं या आज़ाद हैं फैसले देने। ऐसा नहीं है। अदालतों की तो अपनी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। आज की जो खबर है आप उसी से अंदाजा करें कि जो जस्टिस आयशा मलिक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया, जो आइन के ऊपर बहुत बड़ा हमला है मैं समझता हूँ। आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने जो फौजी अदालतों का केस है उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में से निकाल बाहर कर दिया,
रिमूव कर दे, शी इज बीन रिमूव्ड। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस समीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद मजहर उसके अंदर हैं। इन्होंने इस बुनियाद पर जस्टिस आयशा मलिक को रिमूव किया है फ्रॉम दैट बेंच, जो कि मिलिट्री कोर्ट आईनी है या गैर आईनी है, सिविलियन का ट्रायल उसमें हो सकता है नहीं हो सकता, उसका फैसला करेगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पिछला फैसला था फौजी अदालतों के हवाले से, आयशा मलिक साहिबा ने उसमें यह कहा था कि फौजी अदालतों का कयाम आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है, सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुकी हैं, तो वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकती। यानी कि अब देखें, अब आपको इंजीनियरिंग समझ आ रही है, सारा दिमाग आपकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे लगा रही है। और ये जो मामला अभी जिसमें से आयशा मलिक को, जस्टिस आयशा मलिक को मक्खन से बाल की तरह निकाला गया है, इसको कब सोचा गया होगा, कब उस प्लानिंग के बाद इसकी बुनियाद बनाई होगी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया और अब उसके समरात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये होना ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती। ये इंट्रा कोर्ट अपील जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा होनी नहीं थी अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 ना होता, क्योंकि 2023 से पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देयर वाज नो अपील। सुप्रीम कोर्ट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसके फैसले के बाद कोई अपील नहीं, सिर्फ एक रिव्यू होता था और वो रिव्यू भी वही बेंच सुनता था। मिसाल के तौर पे आयशा मलिक ने अगर फैसला सुनाया, जस्टिस आयशा मलिक ने, तो रिव्यू फाइल करेगी कोई भी ग्रीफ पार्टी, तो जस्टिस आयशा मलिक ही रिव्यू करेंगी, नजरसानी करेंगी अपने फैसले पर। और अगर कोई लीगल एरर, ग्लेयरिंग किस्म की इलीगैलिटी कोई फैसले में है तो उसको वो दुरुस्त कर लेंगी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। लेकिन 2023 में प्लान बना, ये मौजूदा लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल, किन लोगों को बिठाया होगा। और मैं जानता हूं उन मीटिंग्स को जहां पे चंद ताकतवर लोग ये इन सब को बुला लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, और बिठाकर कहते हैं भाई ये हम चाहते हैं इसका रास्ता निकालें, कैसे करना है। और ये हर दौर में होता रहा, ये सिर्फ इस दौर की बात नहीं। फिर ये आगे बढ़ चढ़ के रास्ते निकाल कर बताने की कोशिश करते हैं, सर ऐसे हो सकता है, सर वैसे हो, और सर ये ले आते हैं, और सर ये कानून पास कराते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लेते हैं। तो तब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि फौजी अदालतों का फैसला 23 अक्टूबर 2023 की जजमेंट आ चुकी थी 4-1 से। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता किसी भी फौजी अदालत में। तो फिर उस फैसले को रिव्यू की बजाय अपील में चैलेंज करने की ख्वाहिश पैदा हुई ताकतवर हलकों की, तो पूरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आ गया। कैन यू इमेजिन, अगर वो एक्ट ना आता तो ये अपील ना होती, और अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो ये बेंच ना होता जिसमें से आयशा मलिक को निकाला गया आज। तो आप सोचें कि कैसे अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए पूरे के पूरे कानूनी ढांचे के साथ और इदारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब कुछ हुकूमत वक्त एक सहूलतकार के, वो जो कहते हैं ना कि सहूलतकारों ने, सहूलतकार तो असल हुकूमत तो है ही इस्टेब्लिशमेंट की भाई, सहूलतकार ये हुकूमत है, ये सियासतदान है जो इस वक्त साथ लगे हुए, ये आईजी इस्लामाबाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मुंडी हिला देते हैं सियासी बयानात के ऊपर। तो ये सिचुएशन है कि जब मोहसिन नकवी को पता है कि अदालतों से फैसले उनके खिलाफ नहीं हो सकता है, कल को फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर देता है, तो आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट के पल्ले क्या बचेगा। ये चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, मौजूदा को, और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों को सोचना चाहिए कि जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2023 में फैसला कर चुकी है, अगर आप मेरे से पूछें फ्रॉम अ लॉयरली पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक वो फैसला फाइनल है, उस पर रिव्यू हो सकता था। आपने पूरा उस फैसले को बदलने के लिए कानूनी ढांचे में तब्दीलियां कर दी हैं, आप नया एक्ट ले आए हैं प्रैक्टिस एंड, उस वक्त के चीफ जस्टिस उसमें सहूलतकार था काजी फैजी साहब, और किस तरह मामलात को आप जो हैं आगे लेकर जा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी को पता है कि अदालतें नहीं इंसाफ कर पाएंगी, बहुत ग्रिप सख्त है इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए वो ठोक के कहता है कि हमने तो नहीं करना, अदालतों ने करना है, अदालतों में चले जाएं, वहां पे मुकदमात वो सुन रहे हैं, वो फैसला करेंगे, मेरे पास तो रिहा करने की पावर नहीं है। क्योंकि उससे पता है कि उनको भी
वो पावर फ्रीली एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही है। उसे पता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस खत लिख रहे हैं, उसे पता है सरगोदा के एटीसी ने खत लिखा है, उसे पता है कि जजों के घर से भी खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं, उसे पता है कि जजों ने कहा है कि हमें हरासा किया जा रहा है, तो मैनेज करने वाले सब मैनेज कर लेंगे। तो इस वक्त तक की खबर यही है कि हुकूमत ने भरपूर फैसला कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करना है। अब पीटीआई क्या ये वैसे ही एहतजाज को लीड करेगी और उसी तरह का एहतजाज होगा जैसे पहले एहतजाज की कॉल्स थी, या फिर ये मुख्तलिफ होगा? हुकूमत की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है कि नहीं है कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं या कोई मामला हल करना है या एहतजाज का कोई हक देना है या इमरान खान से बात करनी है। उन्होंने मैं हुकूमत जब मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएं, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ने उनका कोई है, उन्होंने पहला उनका यही है कि क्रश इट विद पावर, क्रश द प्रोटेस्ट, ठीक है, विद पावर। और 10,000 वो पुलिस एहलकार तैनात करने की खबर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी चला रहा है। वो जो तोते की तरह बोलता है, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, 10,000 एहलकार इधर, और उसकी लीगैलिटीज में, अखलाकियात में वो मीडिया जो है वो बेचारा बेबस है, उसका यूं गला पकड़ा हुआ है कि जी इससे आगे तुम बात नहीं कर सकते। तो ये फैसला हो चुका है। बाकी है कि इमरान खान साहब जो है उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया। वो जो नई गिरफ्तारी डाली थी जिसमें उनको गिरफ्तार किया था उनकी तोशाखाना 2 में ज़मानत होने के बाद, तो वो 54 में से एक केस में भी जिस्मानी रिमांड डाल दिया उन्होंने, और उसमें अब वो कहते हैं कि तफ्तीश करेंगे इमरान खान के साथ। तो तफ्तीश, FIR, अदालत, इंसाफ, कानून और आइन आज के पाकिस्तान में एक मजाक ही बन के रह गए। इस वीलॉग में इतना ही। दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।